हेलो डियर, तो आप सभी को वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं सेकेंड ईयर का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का 2 क्वेश्चन लेके। दोस्तों मैं 2 ही क्वेश्चन करूंगा, लेकिन दोस्तों उसको अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो आप सभी वीडियो जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स मैं बता दूं, शुरू में ही बता देता हूं कि आप सभी को तो मैं दोस्तों दे चुका हूँ यहाँ पे जितने भी चारों सब्जेक्ट का शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सभी दे चुका हूँ। तो आप लोग वो पढ़ते भी होंगे नोट से, उम्मीद है। जो लोग डाउनलोड कर लिए होंगे, नहीं डाउनलोड किए हैं तो जाइए चैनल पे सब्जेक्ट वाइज पढ़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। संपूर्ण डिफिनीशन, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, और जो ये मैं वीडियो ला रहा हूँ, इस वीडियो में अब ये वीडियो एग्ज़ाम तक चलेगा, जहाँ पे जितने भी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है और जो भी इम्पोर्टेंट बनता है, जो वेरी इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग समझते चलेंगे वीडियो के माध्यम से। तो जो लोग सीरियस हैं, वीडियो देख सकते हैं 20-25 मिनट आराम से देखिएगा। 2 क्वेश्चन को अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। हर एक सब्जेक्ट प्रत्येक दिन अलग अलग सब्जेक्ट का 2-2 क्वेश्चन लाएंगे सेकेंड ईयर से। तो आप लोग देखने का कोशिश कीजिएगा। और प्रत्येक रविवार और शनिवार 2 दिन जो है हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो इस टाइप से हम लोग एग्ज़ाम तक, जो कि 1.5 से 2 महीना एग्ज़ाम का है, तो उस हिसाब से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बशर्ते आप लोग को वीडियो देखना होगा। नहीं वीडियो देखिएगा तो क्वेश्चन को नहीं समझ पाइएगा, फिर दोस्तों दिक्कत होगा। तो चलिए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से, पहला जो प्रश्न हम लिए हैं कि एन्सेफेलाइटिस होता क्या है। यहाँ दोस्तों आप लोग देखते होइएगा कि एन्सेफेलाइटिस जो होता क्या है, इसके कारण, लक्षण, उपचार, नर्सिंग प्रबंध लिखना है। इसी प्रकार के ज़्यादातर क्वेश्चन होता है। अगर शॉर्ट में पूछ देगा तो बोलेगा कि एन्सेफेलाइटिस होता क्या है, इसके कारण लिखे, या लक्षण लिखे, या उपचार लिखे, या नर्सिंग प्रबंध। ऐसे पूछेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। सीधा एन्सेफेलाइटिस के बारे में पूछेगा तो 5 नंबर में, उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं एन्सेफेलाइटिस होता क्या है। तो एन्सेफेलाइटिस मस्तिष्क के प्रदाह या सूजन के परिणाम स्वरूप मस्तिष्क के कार्यों में गड़बड़ाने की अवस्था को एन्सेफेलाइटिस कहते हैं। मतलब एन्सेफेलाइटिस का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझिए पहले। तो एन्सेफेलाइटिस का मतलब होता है कि मस्तिष्क में प्रदाह या सूजन या इन्फ्लामेशन के कारण जो है, जो भी दोस्तों मस्तिष्क के कार्य करने में जो भी गड़बड़ी आएगा, उसी अवस्था को हम लोग एन्सेफेलाइटिस कहते हैं। मतलब सीधा समझिए कि हमारा जो मस्तिष्क से किसी कारण से, किसी सूजन वगैरह या कोई भी प्रदाह मतलब इन्फ्लामेशन के कारण अगर हमारे मस्तिष्क के काम करने का जो क्षमता है उसमें जो भी गड़बड़ी आएगा, उसी अवस्था को एन्सेफेलाइटिस कहा जाता है। तो चीज़ें को समझ गए। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, चलिए हम लोग कारण देखेंगे। इंसेफ्लाइटिस का कारण क्या होता है, किस किस कारण से इंसेफ्लाइटिस हो सकता है। पहला है वायरल से, जैसे मम्प्स हो गया, मीजल्स हो गया, रूबेला हो गया, साइटोमेगला हो गया, वायरस हो गया, हर्पीज हो गया। तो दोस्तों ये वायरल बीमारी जैसे होता है, मम्प्स वगैरह, मीजल्स, रूबेला, साइटोमेगला, वायरस, हर्पीज, ये सब के जो कारण है, ये जो कारण बनता है यहाँ पे, तो हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं एन्सेफेलाइटिस, उसका पहला जो कारण हम लोग क्या लिखेंगे, पहला कारण हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, वायरल में क्या लिखेंगे। तो वायरल में अनेक प्रकार के जो वायरल वाला बीमारी होता है, संक्रमण वाला, जैसे हो गया मम्प्स हो गया, जिसको हम लोग MMR बोलते हैं, मम्प्स, मीजल्स, रूबेला। तो ये वायरल से होता है। तो ये जो है वो क्या करेगा, मस्तिष्क को प्रभावित करेगा, तो इससे भी होगा। या साइटोमेगोला वायरस होता है, या हर्पीज होता है। तो इस सब के कारण जो है, जो वायरल ये सब चीज़ें हैं, इसके कारण मस्तिष्क में जो प्रॉब्लम होगा और फिर मस्तिष्क कार्य करना सही से नहीं करेगा, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एन्सेफेलाइटिस कहते हैं। और एक कारण हो गया पहला वायरल। दूसरा है जीवाणु, जैसे क्या चीज़, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड इत्यादि। दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस जो है, ये भी तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, ये फेफड़ा के साथ में तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। टाइफाइड बुखार में भी दोस्तों मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो ये बैक्टीरिया, पहला था वायरल, दूसरा है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया में क्या क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस और टाइफाइड होगा। वायरल में क्या होता है, तो जो वायरस से संबंधित होता है, तो वायरस से संबंधित मम्प्स, मीजल्स, रूबेला, साइटोमेगला वायरस और हर्पीज, ये सब वायरल था। बैक्टीरिया से था क्या, ट्यूबरक्लोसिस और टाइफाइड, ये सब बैक्टीरिया से है। और अन्य कारक जैसे प्रोटोजोआ और कृमि इत्यादि। अन्य कारक, अन्य जो कवक होगा, मतलब अन्य कोई कवक होगा, बैक्टीरिया होगा, वो होगा दोस्तों प्रोटोजोआ और कृमि इत्यादि। तो 3 कारण क्या देखे, पहला वायरल देखे। वायरल में क्या है, MMR वाला, और उसके बाद साइटोमेगला वायरस और हर्पीज, ये वायरल वाला है। बैक्टीरिया वाला में क्या था, तो ट्यूबरक्लोसिस जो कि बैक्टीरिया से होता है, और उसके बाद टाइफाइड है। तो ये भी दोस्तों कारण होगा एन्सेफेलाइटिस का। और तीसरा कारण है, और अन्य कारण है कि कवक, मतलब विभिन्न प्रकार के कवक, बैक्टीरिया जैसे प्रोटोजोआ और कृमि इत्यादि इसका कारण हो सकता है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे समझ गए। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं कारण में। दोस्तों एक और कारण है, यहाँ पे देख सकते हैं
एक और कारण है कि टीकाकरण के पश्चात, देखिए दोस्तों एन्सेफेलाइटिस का एक और कारण हो सकता है। पहला कारण क्या था, वायरल, बैक्टीरिया और उसके अन्य कवक, तो उसमें कौन कौन से था देख लिए। अब अगला कारण हो सकता है टीकाकरण। जैसे टीकाकरण में होता क्या है कि टीकाकरण किसी को बच्चे में दे दिया गया, उस टीकाकरण के बाद निगेटिव प्रभाव उसमें आया, ब्रेन में, मस्तिष्क में प्रभावित करता है, तो टीकाकरण के कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट है विषाक्तता अथवा तीव्र संक्रमण। दोस्तों जो विषाक्तता मतलब जो पॉइजनिंग होता है वो हो सकता है, अथवा तीव्र संक्रमण मतलब तेज़ी से फैलने वाला जो संक्रमण है उसके कारण भी दोस्तों एन्सेफेलाइटिस हो सकता है। तो हम लोग क्या क्या देखें, वायरल, बैक्टीरिया और अन्य कवक, उसके बाद टीकाकरण के पश्चात, या विषाक्तता, पॉइजनिंग, या फास्ट इन्फेक्शन यानी तीव्र संक्रमण, तो ये सब कारण होता है एन्सेफेलाइटिस का। तो देख लिए अच्छे से। अब इंसेफ्लाइटिस वाले व्यक्ति में क्या क्या लक्षण दिखता है, तो क्लिनिकल जो फीचर होता है क्या क्या होता है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो दोस्तों जो लक्षण दिखाई देता है इंसेफ्लाइटिस वाले व्यक्ति में, तो इंसेफ्लाइटिस जब किसी व्यक्ति को होता है तो उसमें तेज़ बुखार का लक्षण दिखाई देगा, सिर दर्द दिखाई देगा, जी मचलना व उल्टी का हो सकता है जिसको नौसिया या वोमिटिंग बोलते हैं, गर्दन में अकड़न होगा, रिजिडिटी बोलते हैं, दौरे व झटके लगेगा बच्चे में, कोमा में बच्चा चला जाएगा, और पक्षाघात मतलब पैरालिसिस हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हम लोग देखें लक्षण में। अब देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि इतना सारा लक्षण दिया गया है तो हम इतना लाइन बाई लाइन याद करें। अगर इसमें से आपको 1 दिया है, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया है, 5 दिया, 6 दिया, 7 दिया है, 7 दिया है और मान के इसमें से हमको 4 ही याद है, तो क्या करेंगे 4 ही लिख देंगे। जैसे मस्तिष्क से संबंधित ये बीमारी है इंसेफ्लाइटिस, तो क्या होगा, सिर दर्द तो होगा ही होगा। उसके बाद क्या होगा कि सिर है तो वो गर्दन से कनेक्ट है, तो कहीं ना कहीं गर्दन में प्रॉब्लम होगा ही होगा, तो गर्दन में अकड़न होगा ही होगा। अगर सिर में प्रॉब्लम है तो सिर में प्रॉब्लम होने से व्यक्ति कोमा में भी जाता है, तो कोमा में जाएगा ही जाएगा। उसके बाद एक और लक्षण दिखाई देगा कि अगर ब्रेन सही से नहीं काम करेगा तो हो सकता है उसको पैरालिसिस भी अटैक कर सकता है, तो पक्षाघात पैरालिसिस वही होता है। और नेक्स्ट है तेज बुखार भी हो सकता है, उसके बाद जी मचलेगा या उल्टी भी हो सकता है। तो ये सारे चीज़ें जो कि लक्षण दिखाई देता है इंसेफ्लाइटिस वाले पेशेंट में, तो ये चीज़ हो गया लक्षण। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या चीज़, उपचार के बारे में, मतलब क्या उपचार जो है इसका हो सकता है। तो इस उपचार के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि मतलब जो इंसेफ्लाइटिस है इसका उपचार क्या है। तो दोस्तों वायरस जनित इंसेफ्लाइटिस का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, केवल लक्षणात्मक उपचार किया जाता है, जैसे एंटीबायोटिक, एंटी कन्वेंस्टर, ज्वर रोधी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम करने हेतु हाइपरटोनिक सोल्यूशन, स्टेरॉइड्स इत्यादि दिए जाते हैं। दोस्तों ये जो कहा जाए तो जो इंसेफ्लाइटिस है एक प्रकार से क्या है दोस्तों, घातक बीमारी है। अगर इंसेफ्लाइटिस में हम लोग क्या देखे हैं कि वायरल देखे हैं, वायरल के कारण, बैक्टीरिया के कारण, अन्य कवक के कारण, टीकाकरण के पश्चात, और विषाक्तता या तीव्र इन्फेक्शन ये कारण देखे हैं ना। तो उसी में कहता है कि उपचार में जो वायरस जनित अगर इंसेफ्लाइटिस हो रहा है, मतलब जो वायरल वाला हम लोग देखे हैं जिसमें था MMR का, उसके बाद था एक और था, तो ये सब जो चीज़ें था वायरस वाला, तो वायरस जनित जो इंसेफ्लाइटिस होता है ना उसका कोई विशिष्ट दोस्तों उपचार नहीं होता है, नहीं है, केवल लक्षणात्मक उपचार किया जाता है। मतलब जो वायरस वाला होता है ना, जैसे हम लोग लक्षण में क्या क्या देखे हैं, तेज बुखार, गर्दन अकड़ना, जी मचलना, ये सब चीज़ें जो लक्षण हम लोग देखे हैं, तो ये लक्षण को देख के इलाज किया जाता है। इसका कोई विशिष्ट, वायरस वाला इंसेफ्लाइटिस का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, बस लक्षण देखा जाएगा कि क्या तेज बुखार है, या गर्दन अकड़ रहा है, या जी मचल रहा है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब देख के उसका इलाज किया जाता है। और इलाज कैसे किया जाता है, तो एंटीबायोटिक से, एंटी कन्वेंस्टर, ज्वर रोधी मतलब जो बुखार को कम करने वाला है वैसे, इंट्राक्रेनियल प्रेशर मतलब जो ब्रेन में इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है उसको कम करने वाला दवाई दिया जाता है, जैसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और स्टेरॉइड इत्यादि दिए जाते हैं, जो ये सब चीज़ें लक्षण को कम करता है, बल्कि इसका विशिष्ट उपचार होता नहीं है, लक्षण देख के इलाज किया जाता है उस हिसाब से। तो ये उपचार हो गया इंसेफ्लाइटिस का। अब हम लोग क्या देख लिए, कारण देख लिए, लक्षण देख लिए, उपचार देख लिए, तो अब हम लोग चलते हैं नर्सिंग प्रबंध में, नर्सिंग मैनेजमेंट में। तो फ्रेंड जो नर्सिंग मैनेजमेंट है, किस प्रकार से इंसेफ्लाइटिस वाले पेशेंट को नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, तो चलिए देखते हैं। पहला है फ्लूइड्स एवं इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए IV फ्लूइड प्रदान करें। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि क्या है, अगर ब्रेन में प्रॉब्लम है, ब्रेन वाला प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं फ्लूइड का कमी होगा, या इलेक्ट्रोलाइट जो शरीर में हमारे बहुत आवश्यक होता है ऊर्जा प्रदान करने के लिए,
लिए। तो ये फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का दोस्तों जो है संतुलन बनाए रखने के लिए जो आईवी होता है उसके थ्रू फ्लूइड प्रदान किया जाएगा, ये चीज़ें हैं। दूसरा है बुखार होने पर ज्वर नाशक औषधि दे एवं ठंडे पानी की पटिया करे। जैसा कि हम लोग देखें इसका एक कारण क्या है, तेज बुखार। तो अगर बुखार हो रहा है पेशेंट को, इंसेफ्लाइटिस वाले पेशेंट को अगर बुखार हो रहा है तो नर्सिंग मैनेजमेंट मतलब नर्स को ये चीज़ चाहिए कि उसे क्या करे, ज्वर नाशक मतलब एंटीपायरेटिक दवाइयाँ दे और साथ ही उसे ठंडे जो पट्टी है उसका ठंडे एक्सपोजिंग करे उसे टेम्परेचर कम करने के लिए। ये हो गया। तीसरा है कि बालक के जैविक चिन्हों का निरंतर आकलन करे व नोट करे। और जो बालक है उसमें हमेशा क्या करे, जैविक चिन्हों का नोट करते रहें, आकलन करते कर रहे। विटल साइंस का, विटल साइंस क्या है ये बहुत बार बता चुके हैं। चौथा है द्राव व्रण को रोकथाम करे। अब पेशेंट दोस्तों गंभीर होगा इंसेफ्लाइटिस से तो कहीं ना कहीं बिस्तर पकड़ा होगा, तो बिस्तर पकड़ा होगा तो नर्स को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक स्थिति में बिस्तर पर पेशेंट ना रहे, उसे द्राव व्रण के देखरेख में रखना चाहिए। द्राव व्रण रोकथाम करे। द्राव व्रण मतलब बेड सोर, जिसको बिस्तरी घाव भी बोलते हैं। पांचवा है त्वचा मुख आँखों आहार तंत्र में मूत्राशय की उचित देखभाल करें। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए नर्स को कि जो त्वचा है, स्किन है, जो मुख है, जो आँख है, जो आहार तंत्र है व जो मूत्राशय है उसका उचित देखभाल करते रहना चाहिए। उसके बाद है छठा है बालक के कोमा में होने पर मूर्छित रोगों की भांति देखभाल करें। मतलब जो बालक अगर कोमा में चला गया है, जैसा कि हम लोग देखे हैं कि इसका लक्षण क्या हो सकता है, तो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। तो अगर बालक कोमा में चला गया है तो उससे एक मूर्छित जो एक सीजर वाला पेशेंट होता है उस तरीक़ा से उसका देखभाल करते रहें। सातवां है माता पिता को रोग व उसके उपचार के बारे में शिक्षित करें व मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करें। अब लास्ट में सब चीज़ जब देख रेख वाला काम हो जाएगा तो लास्ट में चाहिए कि जो नर्स है, नर्स को चाहिए कि बच्चे के माता पिता को रोग के बारे में बताया जाए और इसके बारे में अवगत कराया जाए ताकि वो इस रोग को जान सके और साथ ही मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल हेल्प भी करे व्यक्ति को, उसके माता पिता को, ताकि वो चीज़ें को घबराए नहीं और हैंडल कर सके सिचुएशन को। तो ये सारे नर्स के काम होता है नर्सिंग मैनेजमेंट में, जो कि एक इंसेफ्लाइटिस वाले रोगी को, बच्चे को देखरेख ऐसे किया जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त। 5 नंबर में इंसेफ्लाइटिस पूछेगा तो आप लोग यहाँ से लिख दीजिएगा, चाहे 10 नंबर में भी पूछेगा तो लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन जो रखे थे, पहला था इंसेफ्लाइटिस और दूसरा है दौरा या इसी को हम लोग आक्षेप बोलते हैं, या इसी को हम लोग दोस्तों हैं कन्वुलेशन या सीजर इसी को बोलते हैं। इसको डिस्क्राइब करना है, मतलब जो आक्षेप होता है जिसको हम लोग दौरा बोलते हैं, कन्वुल्सन या सीजर जिसको बोलते हैं, ये होता क्या है इसको समझाना है। तो चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आक्षेप होता क्या है। मतलब जो कन्वुल्सन है मतलब जो सीजर है जिसको हम लोग दौरा बोलते हैं, ये होता क्या है। आक्षेप या झटके उसी को बोलते हैं। आक्षेप या झटके मस्तिष्क के कार्यों का अस्थायी व्यवधान है। देखिए दोस्तों, जो दौरा पड़ता है या जो आक्षेप है, जो कन्वुल्जन है जिसको हम लोग सीजर भी बोलते हैं, ये सभी नाम से, ये क्या है, ये एक प्रकार का झटका है जो मस्तिष्क के कार्यों को क्या करता है, व्यवधान उत्पन्न करता है अस्थायी के लिए। मतलब व्यवधान मतलब डिस्टर्ब उत्पन्न करता है ब्रेन में, तो जिसमें अनैच्छिक रूप से पेशीय संवेदी व मानसिक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। मतलब जो अनैच्छिक होता है, अब ऐच्छिक के मतलब क्या होता है, जो हमारे इच्छा से कार्य हो, लेकिन अनैच्छिक क्या होता है, जो आपके का मन से या हमारे मन से नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक होते रहता है। जैसे हृदय का धड़कना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि ऑटोमेटिक हमारे शरीर जो है करते रहता है, ब्रेन हमारा करते रहता है। तो वैसे ही हमारे मस्तिष्क के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग झटके, आक्षेप या दौरा बोलते हैं। और ये जो कार्य होता है अनैच्छिक वाला होता है, जिसमें अनैच्छिक जो पेशियाँ होता है संवेदी व मानसिक कार्यों में क्या करता है, डिस्टर्बेंस करता है, मतलब व्यवधान उत्पन्न करता है। इसमें चैतन्य का लोप हो जाता है। मतलब कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति के अंदर दौरा पड़ता है तो वो व्यक्ति अपने आप से आपा खो देता है। उसके अंदर जो है जो भी मानसिक कार्य है, जो भी संवेदी चीज़ें हैं जिससे वो अपना चीज़ों को याद रखता है, जो चीज़ें को वो समझ पाता है, वो सारे चीज़ों का लोप हो जाता है। मतलब वो भूल जाता है, ख़त्म हो जाता है, जिसको दौरा पड़ता है या जिसको मिर्गी आता है। इसमें अचानक ऐच्छिक पेशीय का ताकत के साथ अनैच्छिक संकुचन पाया जाता है। मतलब जो इसमें होता ही है कि जो ऐच्छिक पेशिया होता है उसके में ताकत आ जाता है। मतलब जो आप खुद से काम करते हैं उसमें ताकत आ जाता है, लेकिन जो अनैच्छिक होता है उसमें लोप हो जाता है। इसमें मस्तिष्क कार्यों, जो ब्रेन फंक्शन जैसे सोच, मनोवृत्ति इत्यादि में व्यवधान पाया जाता है।
और दोस्तों जिसमें आक्षेप होता है, कन्वुल्जन होता है, मतलब दौरा जिसमें पड़ता है, वैसे रोगी, वैसे व्यक्ति क्या होता है, वो दोस्तों सोच में जो फीलिंग होता है, जो थिंकिंग होता है, जो मनोवृत्ति, जो उसका मूड होता है, उसमें चेंजेज आ जाता है, उसमें डिस्टर्बेंस होता है, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, और उसी को हम लोग आक्षेप बोलते हैं। तो हम लोग समझ लीजिए कि आक्षेप है क्या, मतलब दौरा है क्या। तो दौरा एक मस्तिष्क का क्या है, बीमारी है, मतलब मस्तिष्क में अस्थायी रूप से डिस्टर्बेंस उत्पन्न करने वाला बीमारी है, जो अनैच्छिक रूप से क्या करता है, जो पेशीय संवेदी है, जो मानसिक कार्य है उसमें व्यवधान उत्पन्न करता है, जो अनैच्छिक पेशी है उसमें। उसके बाद ये क्या करता है, जो कॉन्शियस है, जो कॉन्शनेस होना चाहिए, जो चेतना होना चाहिए, जिससे हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, उसका लोप हो जाता है, मतलब वो विलुप्त हो जाता है ये दौरा पड़ने पर। और इसमें अचानक जो है, जो ऐच्छिक पेशियाँ होता है उसमें ताकत आ जाने के साथ जो अनैच्छिक पेशियाँ होता है उसमें संकुचन, मतलब उसमें कमियाँ आ जाता है। अनैच्छिक में कमी आ जाता है, लेकिन जो ऐच्छिक पेशी होता है उसमें मजबूती आ जाता है, किसमें, ये दौरा पड़ने पर। तो ये चीज़ समझ लीजिए। इसमें जो मस्तिष्क कार्य जैसे सोच, थिंकिंग, मनोब्रीथिंग, फीलिंग, ये सब में दोस्तों क्या होता है, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, मतलब डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो ये तो हम लोग जान लीजिए कि दौरा होता क्या है, यानी आक्षेप है क्या, जिसको हम लोग सीजर बोलते हैं। तो ये तो हम लोग जान लिए। अब जानते हैं कि कारण, इसका क्या कारण है, क्यों होता है ये आक्षेप या दौरा। तो चलिए देखते हैं। पहला है अज्ञात कारण। पहला दोस्तों एडियोपैथिक होता है, मतलब अज्ञात कारण, जिसके बारे में दोस्तों आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन वो आप पे अटैक कर जाता है, या उसके बारे में सोचने से क्या होता है, दौरा पड़ने लगता है। तो अज्ञात कारण हो गया, मतलब वो ज्ञात नहीं है लेकिन उसका कारण है, बन जाता है आपके दौरा का, तो अज्ञात कारण हो गया। दूसरा है संक्रमण, जैसे मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस। एन्सेफेलाइटिस के बारे में तो हम लोग अभी पढ़े हैं। मेनिंजाइटिस भी क्या है, एक प्रकार का ब्रेन का ही रोग है। तो ये संक्रमण, मेनिंजाइटिस जैसे एन्सेफेलाइटिस, इन दोनों के संक्रमण भी कारण होता है किसका, ये दौरा का। तीसरा है चोट, जैसे ट्रोमा। ट्रोमा को हम लोग चोट बोलते हैं। चोट जैसे जन्म के समय चोट, अंतःकपालीय रक्तस्राव इत्यादि, मतलब जो हेड इंजरी हुआ है उसमें हो सकता है इसका कारण, या जन्म के समय जो चोट लगा है ये भी कारण हो सकता है आपके क्या चीज़ का, तो ये आपका दौरा का, या दोस्तों ये चीज़ हम लोग कन्वल्जन का। तो ये चीज़ें है, इसका चोट लगने से क्या होगा, जन्म के समय चोट या अंतःकपालीय रक्तस्राव, तो इस चोट के कारण भी हो सकता है ये चीज़ें। उसके बाद है ऑक्सीजन न्यूनता, हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन न्यूनता मतलब ऑक्सीजन में कमी को क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो ऑक्सीजन न्यूनता मतलब ऑक्सीजन के कमी होने से भी ये चीज़ें हो सकता है, दौरा पड़ सकता है। उच्च ज्वर मतलब अत्यधिक हाई फीवर होने पर भी क्या होगा दोस्तों, हाई फीवर होने पर भी दौरा पड़ता है, जिसको हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि आक्षेप या दौरा है क्या। नेक्स्ट इसका आता है कि पीलिया, जॉन्डिस भी इसका बहुत बड़ा कारण बन सकता है आक्षेप का, जिसको हम लोग दौरा बोलते हैं। टिटनस भी से भी जो है एक क्या चीज़ है, दौरा पड़ सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं टिटनस अगर पकड़ लिया है किसी व्यक्ति में तो उसके बंद आकृति के उसका हाथ पैर होने लगता है। उसके बाद है ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर से भी ये दौरा पड़ेगा। उसके बाद है हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया भी इसका एक कारण बन सकता है। तो हम लोग जो है अभी दौरा या जिसको आक्षेप बोलते हैं उसका कारण में क्या क्या देखे हैं, कारण ये देखे हैं कि चोट में कैसे, जैसे अंतःकपालीय मतलब हेड इंजरी, उसमें चोट लगेगा तो होगा, दौरा पड़ सकता है। या मान गए कि आपका चोट जो है वो ऐसा चोट है जो कि आपके ब्रेन में लग चुका है बहुत पहले, मतलब जन्म के समय ही किसी कारण से, तो भी आपका दौरा पड़ सकता है। टिटनस भी इसका है। उसके बाद पीलिया जो रोग होता है, जॉन्डिस, वो भी दोस्तों इसका कारण हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर भी इसका कारण हो सकता है। हाइपोग्लाइसेमिया भी इसका कारण हो सकता है। तो ये सब कारण इसका बनता है किसका, दौरा पड़ने का। तो ये चीज़ों को ध्यान, ऑक्सीजन में कमी भी इसका कारण बनता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब हम लोग चलते हैं इसका लक्षण देखते हैं कि इसका लक्षण क्या होता है, मतलब जब ये चीज़ें होता है, जब दौरा पड़ता है या जो आक्षेप होता है तो इसका लक्षण क्या दिखाई देता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। दोस्तों इसका लक्षण आपको याद रखना पड़ेगा। पहला है सिंपल पार्शियल सीजर। दोस्तों पहला है लक्षण में कि सिंपल पार्शियल सीजर। दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। उसके बाद है कि अब्सेंस सीजर, और चौथा में है टॉनिक क्लोनिक सीजर। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद है क्लोनिक फेज, उसके बाद है पोस्टिकल फेज। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। पहला क्या है, सिंपल पार्शियल सीजर। दूसरा है कॉम्प्लेक्स, सिंपल मतलब साधारण, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। तो इस चीज़ से समझ आइए। और अब्सेंस मतलब अनुपस्थित। तो ये चीज़ें हैं, नाम से स्पष्ट है। तो दोस्तों जो सिंपल पार्शियल सीजर होता है लक्षण में,
तो इसमें होता है कि इसमें ऐच्छिक पेशियाँ एवं में ऐंठन या झटके आते हैं। त्वचा के रंग, रक्तचाप, नाड़ी दौर व पुतलियों के आकार में परिवर्तन होता है। शरीर के किसी हिस्से जैसे हाथ पैर चेहरे में शून्य चेतना व झंझनाहट अथवा दर्द होता है। साथियों, जिसमें झटका, जिसमें दौरा लगता है, जिस पेशेंट में दौरा पड़ता है, तो उसमें सिंपल जो लक्षण जो दिखाई देता है, पहला लक्षण सिंपल पार्शियल सीजर में कि उसका जो ऐच्छिक पेशी होता है ना, उसमें दोस्तों क्या होता है, ऐंठन पड़ता है या जो उसके झंझनाहट झटके लगता है। अब ऐच्छिक पेशी क्या होता है, जो हमारे मन से चले, जो हमारे मन के द्वारा किया गया कार्य है, वो ऐच्छिक पेशी होता है। तो एक क्या है, ऐंठन या झटके लगता है उस ऐच्छिक पेशी में। त्वचा के रंग, रक्तचाप, नाड़ी दर व पुतलियों के आकार में परिवर्तन होता है। मतलब जो सिंपल पार्शियल सीजर होता है, इसमें त्वचा, आँख और रक्तचाप या नाड़ीदर या पुतली, इस समय परिवर्तन होता है। शरीर के किसी हिस्से, हाथ या पैर या चेहरे में शून्य चेतना व झंझनाहट अथवा दर्द होता है। मतलब जो हमारा शरीर का जो कॉन्शियसनेस होता है, उसमें शून्य दिखाई देता है किसी भी पार्ट में, चाहे पैर हो, हाथ हो, चेहरा हो, इसमें शून्य दिखाई देगा या झंझनाहट अथवा दर्द होगा। ये चीज़ होता है सिंपल पार्शियल सीजर में। तो क्या सिंपल पार्शियल सीजर में क्या है कि इसमें जो ऐच्छिक पेशी होता है ना, उसमें झंझनाहट या दर्द होता है या ऐंठन होगा। और जो साथ ही जो त्वचा का रंग है, जो हमारा आँख का पुतली है, जो नाड़ी दर है, जो रक्तचाप है, इन सब में परिवर्तन आता है। उसके बाद जो है शरीर के किसी हिस्से में जैसे हाथ पैर चेहरा, इस समय शून्य चेतना दिखाई देता है। मतलब जो आपका जो कॉन्शियसनेस होता है, जो हम किसी चीज़ को सोचते हैं, देखते हैं, समझते हैं, इन सब चीज़ों में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा और क्या होगा, झंझनाहट अथवा दर्द महसूस होगा। तो ये सिंपल पार्शियल सीजर है। अब उसके बाद है कि कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। अब देखिए यहाँ पे सिंपल था तो हल्का फल्का परिवर्तन था, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें बालक का हक्का बक्का दिखना, भ्रमित एवं निष्क्रिय होना व हर बार असमान व्यवहार एक जैसा करना शामिल होता है। अब सिंपल था तो उसमें हल्का फल्का चीज़ें में परिवर्तन था, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाला है तो इसमें पूर्ण रूप से चेंजेज हो जाता है। और जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, उसमें पूर्ण चेंजेस दिखाई देता है और वो बच्चा जो है हक्का बक्का हो जाता है, दिखता है। बच्चा भ्रमित होता है और निष्क्रिय होता है, मतलब वो कोई काम नहीं सही से कर पाता है और हर बार जो है उसका व्यवहार असमान दिखाई देता है, जैसा करना शामिल होता है। मतलब जो व्यवहार उसको होना चाहिए नॉर्मल, उससे अलग अलग दिखाई हमेशा देता है और उस बच्चा हक्का बक्का और साथ ही भ्रमित और निष्क्रिय दिखाई देता है जब उसमें कॉम्प्लेक्स सीजर पाया जाता है। मतलब उसमें जटिलता आ जाता है, दौरा जब जटिल पड़ता है तो बच्चा हक्का बक्का, भ्रमित, निष्क्रिय, असमान व्यवहार, ये सब में दिखता है। तो ये चीज़ हो गया। तीसरा है ऑब्सेंस सीजर। मतलब ऑब्सेंस सीजर का मतलब क्या हो गया कि अनुपस्थित दौरा। तो दोस्तों इसमें मांसपेशी के खिंचाव के कारण हाथ में पकड़ी वस्तु छूट जाती है। ये दौरे बिना पूर्वानुमान के आते हैं व पीड़ित के दौरे के बाद घटना याद नहीं रहती है। दोस्तों ऑब्सेंस सीजर के मतलब होता है कि इसमें जो भी चीज़ें आपको अगर दौरा पड़ रहा है तो दौरा पड़ने के बाद आप पहले क्या किए नहीं किए, उस सब चीज़ों का यहाँ पे विलुप्त हो जाएगा, आपको वो चीज़ें याद नहीं रहेगा। तो वही होता है अनुपस्थित, मतलब ऑब्सेंस सीजर। तो यही कहता है कि इसमें मांसपेशी के खिंचाव के कारण हाथ में पकड़ी वस्तु छूट जाती है। मतलब जब ऑब्सेंस सीजर पड़ेगा ना, तो इसमें होता यह है कि जो खिंचाव होता है मांसपेशी में, उसके कारण जो भी आप हाथ में वस्तु पकड़ेंगे ना, वो छूट जाएगा, आपके हाथ में कोई जान प्राण नहीं दिखेगा। और ये जो पूर्वानुमान लगाते हैं उससे पहले ये चीज़ें आ जाता है। और इसमें पीड़ित जो होता है, पीड़ित को चीज़ें याद नहीं रहता है घटना दौरा पड़ने के बाद, उसी को हम लोग ऑब्सेंस सीजर बोलते हैं। तो ये चीज़ें हो गया। चौथा है टॉनिक क्लोनिक सीजर। ये क्या होता है, तो इसकी 3 अवस्थाएं हैं दोस्तों। जो चौथा लक्षण है सीजर का, वो है टॉनिक क्लोनिक सीजर। तो ये इसमें 3 अवस्था है। पहला है टॉनिक फेज, दूसरा है क्लोनिक फेज और तीसरा है पोस्टिकल फेज। तो ध्यान रखना आसान है, टॉनिक, क्लोनिक और पोस्टिकल। तो ये 3 फेज है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होता है। टॉनिक फेज है कि चेतनहीनता, मांसपेशी में ऐंठन या अकड़न, आंखें ऊपरी की ओर चटना, पुतलियाँ फैलना, लार टपकना, ये सब। देखिएगा दोस्तों, होता है कि बच्चा के अंदर जब दौरा पड़ता है तो दोस्तों उसके अंदर जो है अत्यधिक लार निकलने लगता है, उसका जो आँख है उसका आँख फैल जाता है और जो मांसपेशी है उसमें जकड़न होने लगता है, ऐंठन होने लगता है और उसका जो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ये होता है टॉनिक फेज में।
उसके बाद है क्लोनिक फेज। क्लोनिक फेज में है कि मुंह से झाग आएगा, तेज झटके आएगा, मल मूत्र असंयत हो जाएगा, 30 से 60 सेकेंड की अवस्था है। दोस्तों एक क्लोनिक फेज 30 से 60 सेकेंड की अवस्था होता है और इसमें मुंह से झाग आने लगता है, तेज झटके आने लगेगा, मल मूत्र असंयत मतलब अत्यधिक मल मूत्र होने लगेगा और ये 30 से 60 सेकेंड होता है और इसी से 30-60 सेकेंड में बच्चे का मृत्यु होने का बहुत बड़ा चांस रहता है क्लोनिक फेज में। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं झाग आता है, तो आप लोग देखते हुएगा मुंह से झाग आने लगता है तो लोग कहता है अरे मुंह से झाग आ रहा है, अब अंतिम पोजीशन पे है। तेज झटके मतलब जो शरीर का उसका जो हार्ट बीट है तेज हो जाएगा एकदम, और मल मूत्र असंयत मतलब उस पर संयम नहीं रखेगा और ये जो अवस्था होता है 30 से 60 सेकेंड होता है। तो ये हो गया क्लोनिक फेज। और टॉनिक फेज में क्या था, तो टॉनिक फेज में सिर्फ उसमें क्या था कि चेतनहीनता मतलब अनकॉन्शियस हो जाएगा, मांसपेशी में ऐंठन या जकड़न होगा, आंखें ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा, पुतली फैलने लगेगा, लार टपकने लगेगा। मतलब टॉनिक फेज में इसमें चेंजेस दिखाई देने लगता है हर एक चीज़ में, चाहे वो आपका सोचने का हो जिसको हम लोग चेतनहीनता बोलते हैं, मांसपेशियाँ हो, आँख हो, लार हो, ये सब में चेंजेज होता है, तो वो होता है टॉनिक फेज। क्लोनिक फेज में मतलब इसमें चीज़ें जो है तेज़ हो जाता है, जैसे झाग आएगा, तेज झटका, मलमूत्र असंयत और ये 30 से 60 सेकेंड होता है। तो ये चीज़ें हैं। पोस्टिकल फेज, पोस्टिकल फेज में क्या होता है, तो अर्ध बेहोशी की अवस्था, उल्टी, तेज सिर दर्द, भ्रम की अवस्था। तो दोस्तों जो पोस्टिकल फेज है इसमें अर्ध बेहोशी मतलब आधा बेहोशी होता है और साथ ही उल्टी होता है, तेज बुखार, सिर दर्द, भ्रम होगा व्यक्ति में, ये सारे अवस्था पोस्टिकल फेज में पाया जाता है। तो दोस्तों हम लोग जो लक्षण के जो चौथा देखे हैं टॉनिक, क्लोनिक, सीजर, इसमें 3 फेज, पहला टॉनिक फेज, दूसरा क्लोनिक फेज और तीसरा पोस्टिकल फेज। तो चीज़ें को याद में रखिएगा। सिंपल वाला में चीज़ें जो भी आँख वगैरह है, जो भी ऐच्छिक मांसपेशी है, रक्त, नाड़ी दर, इस समय परिवर्तन आएगा सिंपली। कॉम्प्लेक्स में बच्चा में जो हक्का बक्का हो जाएगा, बच्चा बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा और उसका व्यवहार अलग हो जाएगा। तीसरा है अब्सेंस, मतलब इसमें कोई भी चीज़ें हैं जैसे अब्सेंस मतलब जो मांसपेशी है उसमें खिंचाव के कारण उसमें कोई ताकत नहीं बच जाएगा वो, और कोई भी चीज़ उठाएंगे तो गिर जाएगा, हाथ से छूट जाएगा। और ये दौरा जो है पूर्वानुमान के पहले आ जाता है, मतलब जो अनुमान लगाते हैं उससे पहले आ जाता है और पीड़ित के दौरे के घटना के बाद कोई चीज़ें याद नहीं रहता है। तो ये चीज़ हो गया अब्सेंस सीजर। टॉनिक, क्लोनिक सीजर में क्या होता है, 3 अवस्था है, टॉनिक फेज, क्लोनिक फेज, पोस्टिकल फेज। तीनों में क्या होता है, तो टॉनिक फेज में होता है कि सिर्फ इसमें चेतनहीनता, मांसपेशी में ऐंठन, अकड़न, आँख के ऊपर पुतली फैलना, टपकना, ये सब जो है टॉनिक फेज है। क्लोनिक फेज में मुंह से झाग आ जाएगा, तेज झटका लगेगा, मल मूत्र असंयत हो जाएगा और ये 30 से 60 सेकेंड होता है। उसके बाद है कि पोस्टिकल फेज में अर्ध बेहोशी की अवस्था में उल्टी अवस्था हो जाएगा, भ्रम, तेज सिर दर्द, ये सब होता है। तो चीज़ों को हम लोग 2 बार रिपीट भी कर लिए हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे उपचार हम लोग देखते हैं, किसका उपचार देखते हैं, दौरा पड़ने का क्या उपचार होता है सीजर का। तो चलिए देखते हैं, ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। तो जो उपचार है इसका, एंटी कन्वेंशनल दवाइयाँ जैसे इप्सोलिन। दोस्तों जो एंटी कन्वेंसेंट जो दवाइयाँ हैं जैसे इप्सोलिन, इसको दिया जाता है इसके उपचार में, मिर्गी यानी दौरा पड़ने के उपचार में। तो जो एंटी कन्वेंसेंट दवाइयाँ हैं इसका दिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा है असमानता जैसे हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रेमिया आदि का उपचार करना। दोस्तों अगर दौरा पड़ रहा है तो उस स्थिति में अगर हाइपोग्लाइसेमिया के कारण है, हाइपोकैल्सीमिया या हाइपोनेट्रेमिया के कारण होता है, तो ये सब चीज़ों को इलाज किया जाता है। हाइपोनेट्रेमिया मतलब सोडियम का कमी, हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम का कमी, हाइपोग्लाइसेमिया मतलब दोस्तों जो ग्लूकोज है उसका कमी। तो ये सब चीज़ों का दोस्तों उपचार किया जाता है जिससे पेशेंट ठीक हो जाता है अगर इस सब के कारण हुआ हो तो। लेकिन तीसरा है निर्जलीकरण हेतु ORS एवं IVS फ्लूइड दिया जाता है या उपचार किया जाता है। अगर मिर्गी या दौरा किसी जल के कमी के कारण अगर पड़ा है व्यक्ति या बच्चा में, तो उसमें ORS एवं IV फ्लूइड दिया जाता है उपचार के लिए। तो ये चीज़ हम लोग समझ गए क्या था कि एंटी कन्वेंसेंट दवाइयाँ दिया जाता है जैसे इप्सोलिन। उसके बाद है असमानता जैसे हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रेमिया का उपचार किया जाता है अगर इस सब के कमी से दौरा पड़ा है, सीजर हुआ है तो। तीसरा है निर्जलीकरण है तो उसमें ORS एवं IV फ्लूइड दिया जाता है पेशेंट को। तो ये उपचार हो गया किसका, मतलब सीजर जो हम लोग दौरा देख रहे हैं अक्षेप उसका। तो ये चीज़ उपचार हो गया। अब हम लोग लास्ट में देखते हैं इसका क्या देखते हैं, नर्सिंग प्रबंध देखेंगे लास्ट में। तो नर्सिंग प्रबंध मतलब नर्सिंग मैनेजमेंट।
तो देखिए सर्वप्रथम दौरे का अवलोकित करना चाहिए ताकि तुरंत उपचार प्रारंभ किया जा सके। सबसे पहला चीज़ें है नर्सिंग प्रबंध में दौरे वाले मरीज के लिए कि सबसे पहले उसका हम अवलोकन करेंगे, जिससे क्या हो कि उसके तुरंत उपचार प्रारंभ हो सके। अवलोकन का मतलब क्या होता है कि पता करेंगे कि किस कारण से दौरा पड़ा है, ये चीज़ हो गया। दूसरा है बच्चे को सुरक्षित स्थान जैसे बिजली उपकरण, पानी के स्रोत, दरवाजे, खिड़कियाँ, सीढ़ियाँ आदि से दूर फर्श पर लिटाना चाहिए। दोस्तों नर्स को चाहिए कि जो बच्चा है अगर दौरा पड़ा है तो वैसे बच्चे में को जो है बिजली के उपकरण से दूर, पानी के स्रोत से दूर, दरवाजे, खिड़कियाँ, सीढ़ियाँ आदि से दूर फर्श पर लिपटाना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मिर्गी या दौरा जिस पेशेंट को पड़ता है तो आमतौर पर आप लोग सुनते होंगे कि जिसके अंदर मिर्गी या दौरा पड़ता है तो पागल जैसे होने लगता है, उसको कुछ नहीं मतलब अनकॉन्शियस हो जाता है, वो कुछ नहीं सोचता है कि हम ये चीज़ कर रहे हैं तो ये गलत है। वो क्या करता है, बिजली रहेगा तो बिजली के खंभे पर चढ़ जाएगा या बिजली को ही पकड़ लेगा, पानी है तो पानी में ही कूद जाएगा, दरवाज़ा है तो दरवाज़ा से निकल जाएगा, खिड़की है उससे छलांग लगा सकता है, सीढ़ी है उससे कूद सकता है। तो ये सब चीज़ें जो भी हानिकारक चीज़ें हैं उससे दूर रखना चाहिए दौरा पड़ने वाले मरीज को। तो वही चीज़ें हैं, सिर्फ फर्श पर लिटाना चाहिए, इस सबसे दूर, ये नर्स का कर्तव्य है। तीसरा नर्सिंग मैनेजमेंट है कि दौरे की हलचल जैसे गर्दन, हाथ, पैर आदि को बलपूर्वक रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दौरे के समय को बिना हस्तक्षेप के पूरा होने देना चाहिए। देखिए अगर किसी व्यक्ति में दौरा पड़ रहा है तो उसके हाथ पैर में अकड़न महसूस होने लगता है, गर्दन वो अपना ऐंठन करने लगेगा तो समझिएगा उसके अंदर दौरा पड़ रहा है। तो उस स्थिति में अगर किसी को हाथ पैर अगर टाइट कर रहा है, गर्दन उसका ऐंठन हो रहा है तो दौरा पड़ने का लक्षण है। लेकिन अब इस लक्षण को आपको जो है अपने बल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसको रोकने के लिए। जैसे हाथ पैर अगर टेढ़ा हो रहा है, हाथ पैर अगर टाइट कर रहा है तो आपको उसको हाथ से रोकना नहीं चाहिए, उसको समय तक होने देना चाहिए जितना देर वो होता रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये नर्स का काम है। चौथा है कि बच्चे को श्वसन मार्ग को खुला रखना चाहिए, वह आवश्यक हो तो चूषण करना चाहिए। अब जो बच्चा है दौरा पड़ने वाले बच्चे में उसको श्वसन मार्ग को खुला रखना चाहिए और अगर नीड हो, आवश्यकता हो तो उसका सक्शन करना चाहिए, मतलब चूषण करना चाहिए। पाँचवा है बच्चों को चोट से बचाने के लिए उचित सुरक्षा के उपाय करने चाहिए। जो बच्चा है अगर दौरा पड़ता है तो उस स्थिति में उठा पटक करेगा तो हो सकता है उसको चोट लगे, तो उससे बचने के लिए उचित सुरक्षा का उपाय करना चाहिए। ये नर्स का काम है, ये मैनेजमेंट है। छठा है कि निर्देशानुसार सभी दवाइयाँ देनी चाहिए, जो भी निर्देश दिया गया है डॉक्टर के अनुसार उसको सभी दवाइयाँ देनी चाहिए। सातवां है माता पिता को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करना चाहिए, वह दौरे के बारे में उचित शिक्षा देना चाहिए ताकि भविष्य में बच्चे को उचित प्रकार संभाल सके। और जो आखिरी और लास्ट जो है वो नर्स को ये चाहिए कि दौरे के बारे में माता पिता को बताया जाए, मनोवैज्ञानिक उसको हेल्प दिया जाए जिससे वो कंडीशन को संभाल सके और बाद में कभी उसको बच्चे में दौरा पड़े तो वो चीज़ को मेंटेन कर सके, उसे संभाल सके। तो ये 7 पॉइंट था जो कि नर्सिंग प्रबंध करना चाहिए एक दौरा पड़े हुए बच्चे में। क्या था, तो सबसे प्रथम दौरे का अवलोकन करके तुरंत उपचार करना चाहिए। दूसरा था कि बच्चे को सुरक्षित स्थान पे रखना चाहिए, जैसे जो भी हानिकारक चीज़ें हैं और जो भी चीज़ें से हानि पहुंच सकता है या वो अपने खुद को हानि पहुंचा सकता है उससे दूर फर्श पे लिटाना चाहिए, ये नर्स का कर्तव्य है। तीसरा है कि दौरे की हलचल जैसे गर्दन, हाथ पैर आदि को बलपूर्वक रोकना नहीं चाहिए, दौरे को समय के बिना हस्तक्षेप को पूरा होने देना चाहिए। मतलब जो दौरा अगर पड़ रहा है बच्चे में तो जो गर्दन है, जो पैर है वो अगर अकड़न हो रहा है, हाथ सब वो उठा पटक रहा है तो उस स्थिति में आप उसको बलपूर्वक उसे रोकने का कोशिश नहीं करना चाहिए और नहीं करने के साथ ही उसे बिना किसी हस्तक्षेप के वो होने देना चाहिए 1-2 मिनट जितना समय तक वो दौरा चले। चौथा है कि बच्चे को श्वसन मार्ग को खुला रखना चाहिए या चूषण करना चाहिए, मतलब जो बच्चा का श्वसन मार्ग है उसको खुला रखने के साथ उसे क्या करना चाहिए, सक्शन करना चाहिए। पाँचवा है बच्चों को चोट के बचाने के लिए उचित सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। अगर बच्चा उठा पटक कर रहा है, हाथ पैर अगर ऐंठन कर रहा है तो चोट लगेगा तो उसे बचाने के लिए सुरक्षा देना चाहिए। छठा है निर्देशानुसार सभी दवाइयाँ दें और लास्ट में 7वां है कि माता पिता को इस चीज़ के बारे में बताएं, शिक्षा दे, साइकोलॉजिकल हेल्प करे ताकि बाद में कभी भी दौरा पड़े तो चीज़ें को संभाल सके, बच्चे को संभाल सके। तो दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से हम लोग कर चुके हैं। अब दोस्तों ये 30 मिनट के वीडियो है, अगर आप नहीं देखेंगे साथियों तो 30 से 35 मिनट में मैं 2 बार सब चीज़ को रिपीट किया हूँ, आपको दिमाग में चीज़ें बैठ जाएगा।
जहाँ आपको लगता है कि ये चीज़ें हमको दिमाग में नहीं आ रहा है, कठिन है, वहाँ पे वीडियो को रोकिए और उसको दिमाग में 2 बार 3 बार पढ़िए और सोचिए, आपको दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएगा। तो दोस्तों 30 मिनट अगर आप वीडियो को नहीं देंगे डेली, तो फिर दोस्तों समझ आइए कि आपको अंदर क्या है, स्टेबिलिटी नहीं है, आप चीज़ों को नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पे बोल के समझाने का कोशिश कर रहे हैं और अगर आप पढ़ने का कोशिश करेंगे खुद से तो बहुत भिराह लगेगा। तो ये चीज़ें हैं, बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।